सिटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है ऊतक यानी टिश्यूज के बारे में। आप उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सेशंस में प्लांट टिश्यूज में पाए जाने वाले ऊतकों में प्लांट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जाइलम कैसे होता है, फ्लोएम कैसे होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उन सब के बारे में आप विस्तार से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, डायग्राम के माध्यम से भी और उदाहरणों की आधार पर भी। अब हम चलेंगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे और जंतु ऊतक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो जंतुओं में पाया जाने वाला ऊतक होता है और दूसरे प्रकार का आपका पादपों में, प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं। तो प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यूज में मैंने आपको कि वो एक होता है जो विभाज्योतक ऊतक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी कैसे बनता है, वो भी दो प्रकार का होता है। आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो आपने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है ना। तो अब आपको क्या पढ़ना है, जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो जब आप सब सांस लेते हैं तो अपनी चेस्ट में हो रहे मूवमेंट को आप फील कर सकते हैं। ये जो शरीर के ये अंग हैं, ये किस तरह से गति करते हैं, वो किस तरह से शरीर के जो अंग हैं वो गति करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं या मस्कुलर सेल्स कहते हैं, है ना। इन कोशिकाओं से क्या होता है, शरीर में फैलाव होता है और सिकुड़न होता है। शरीर में फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, उससे क्या होता है, हमारे अंगों को जो है वो मूवमेंट मिलता है, गति प्रदान करते हैं। तो फिर सांस लेते समय देखो, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं ना। और ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और वहां से फिर ब्लड के साथ शरीर में अन्य सेल्स में जो है सारी कोशिकाओं में पहुंच जाती है ना। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, इन सब के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब आपको ये जो कोशिकाएं होती हैं, तो जंतुओं में किस तरह से ये ऊतक का डेवलपमेंट होता है, ऊतक को बनाती हैं, उसके बारे में आपको जानना है। तो जो जंतुओं में सबसे पहली पाई जाने वाली कोशिका है उसको आप इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, इपिथेलियम ऊतक कहते हैं। तो इपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं, दे फॉर्म बैरियर्स टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स सेपरेट। यानी इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, शरीर को ढकने के लिए और बाह्य रूप से उनको रक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक होते हैं, है ना, वो इपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं, इपिथेलियल ऊतक होते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि मनुष्यों में जो त्वचा होती है वो कौन सी टिश्यूज से मिलकर के बनी होती है, तो आप कहेंगे कि इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के वो बनी हुई होती है। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स को और गुहिकाओं को क्या करते हैं, कवर करते हैं, है ना। ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी बैरियर का निर्माण करते हैं, है ना। तो इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स की अल्वियोलाई में एंड किडनी की ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज। यानी कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इपिथेलियल टिश्यूज से बने हुए होते हैं, आपके शरीर की बाह्य त्वचा, द लाइनिंग ऑफ द माउथ यानी कि मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, और उसके बाद द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, उसकी जो बाह्य परत है, लंग्स की अल्वियोलाई की बाह्य परत, किडनी ट्यूब्यूल्स की बाह्य परत, ये सब के सब जो है वो किससे बनी होती हैं, इपिथेलियल टिश्यूज से, इपिथेलियल ऊतकों से मिलकर के बनी
होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन सिस्टम है उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए बैरियर का निर्माण करते हैं। जैसे ये जैसे एक कमरे में अलग अलग कमरों को डिफरेंशिएट करने के लिए दीवारें बनाई होती हैं, तो उसी तरह से ये दीवारों की तरह रिएक्ट करते हैं, दीवारों की तरह काम करते हैं, अवरोध का निर्माण करते हैं। ठीक है। त्वचा, मनुष्य के शरीर की जो त्वचा है, मुंह के अंदर की इंटरनल लेयर, आहार नली की इंटरनल और आउटर लेयर, जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनकी नलियों का जो स्तर है, फेफड़ों की जो कुपिकाएं हैं, जो किडनी में पाई जाने वाली ट्यूब्यूल्स हैं, वृक्क की नलियां हैं, ये सब के सब जो है वो इपिथेलियल ऊतक की या इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती हैं। ठीक है। इपिथेलियल टिश्यूज जो हैं, द सेल्स ऑफ एन इपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। वो एक दूसरे सेल्स, इन सेल्स के बीच में बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं ये, और एक कंटिन्यूअस शीट का निर्माण करती हैं, यानी कि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, या आप कह सकते हैं नगण्य होता है। The cells have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. इन ऊतकों में जो ये कोशिकाओं से बनी होती है, इन कोशिकाओं के बीच में बहुत हल्का एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, और उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरकोशिकीय जो स्थान होता है वो नहीं होता है, एकदम नगण्य होता है या ना के बराबर होता है। इपिथेलियल ऊतक की जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक कंटिन्यूअस परत का या कह सकते हैं एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं, और इन परतों के बीच में जो चिपकाने वाले पदार्थ हैं वो बहुत कम होते हैं। इन कोशिकाओं के बीच में बहुत कम जगह होती है, तो इसलिए जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में जाता है या बाहर निकलता है, सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो इपिथेलियम है वो कैसे सेपरेट की जाती है? अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। Since the epithelium covers the body and all organs, all particles entering or leaving the body and the organs pass through it. किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ यदि शरीर से बाहर जा रहा है या शरीर के अंदर आ रहा है, तो जब पूरा का पूरा शरीर जो है वो इपिथेलियल टिश्यू से ढका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस पदार्थ को इपिथेलियल टिश्यू को पार करके आना जाना पड़ता है, यानी आदान प्रदान में इपिथेलियल टिश्यू को उसको पार करना ही होगा, है ना। देयरफॉर इपिथेलियल सेल्स आर एन इम्पोर्टेंट मीडिया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, है ना। इपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो पूरी त्वचा में इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, पूरी शरीर पर वो प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी पदार्थ यदि शरीर के अंदर आ रहा है या शरीर के बाहर जा रहा है, तो उसके ट्रांसपोर्ट में इपिथेलियल सेल्स का वो इम्पोर्टेंट मीडिया का काम करती हैं, या वो अंदर बाहर जो आदान प्रदान होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं इपिथेलियल टिश्यूज की, तो इपिथेलियल टिश्यूज भी कई प्रकार की होती हैं और उनके अलग अलग आकार भी होते हैं। The muscles of the esophagus contract in waves to push the food downwards into the stomach. This means that even if you are standing upside down, the food will reach your stomach. जो मस्कुलर सेल्स होती हैं आपके फूड पाइप में, एसोफेगस में, वो वेव्स में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। तो यदि आप खड़े भी हैं या लेटे भी हैं तो भी आप जो है, चाहे सीधे खड़े हैं चाहे आप शीर्षासन कर रहे हैं, सर नीचे है पैर ऊपर है, तब भी भोजन जो है वो आपका पेट में ही जाएगा, यानी उल्टा चले जाएगा, उसका वो पहुंचेगा आपके पेट में ही। टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, इपिथेलियल ऊतक के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शनैलिटी, यानी कार्य और आकार के आधार पे इपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज इक्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर इपिथेलियम। यानी शेप के आधार पर
उनको 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। और इपिथेलियल टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? इपिथेलियल ऊतक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा प्रकार है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू और तीसरा प्रकार है कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें भी स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इपिथेलियम की संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और जो उनके कार्यों पर निर्भर करता है ना। जैसे आप सबको पता है कि कुछ जगहों पे स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता होगा, कुछ जगहों पे क्यूबॉइडल इपिथेलियल। तो क्यूबॉइड, कॉलम, इक्वेमस ये सब क्या है? स्क्वैमस। ये सब है आकारों की बात हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये आकारों की ही बात कर रहा है। इपिथेलियल सेल्स अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, आकार के आधार पर आप उसको समझेंगे। ठीक है, इपिथेलियल सेल्स कैन बी फ्लैट, या तो वो चपटी हो सकती हैं स्क्वैमस वाली, क्यूब शेप्ड की हो सकती हैं, तब वो क्यूबॉइडल इपिथेलियल कहलाती हैं। अगर वो क्यूब शेप की होती हैं तो क्यूबॉइडल इपिथेलियल कहलाती हैं, और अगर वो इलोंगेटेड होती हैं तो कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज कहलाती हैं। ठीक है, तो इसकी किस तरह से देखिए शेप्स कैसे होता है। जैसे अगर फ्लैट लेयर होगी, सेल्स हैं, सेल्स का इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ये फ्लैट लेयर होगी। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पे है, ये इस तरह से लेयर है, यानी कि जो सेल्स हैं वो शेप में फ्लैट हैं, चिपटी सी हैं, आपस में चिपकी हुई लेकिन चिपटी हैं। और ये दूसरे तरीके की जो क्यूबॉइडल इपिथेलियल है, इसमें क्यूब्स, आइस क्यूब्स का जो आकार होता है, आइस क्यूब्स की तरह की सेल्स जो हैं वो आपस में अरेंज होती हैं इस प्रकार से, और इसको क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जब कॉलम के आकार, जैसे खंबे की तरह की कॉलम के आकार की जो सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यानी इसमें जो सेल्स हैं उनका आकार कॉलम की तरह होता है, ये वो इलोंगेटेड होती हैं या कॉलम के आकार की होती हैं। ठीक है, और नीचे ये जो रेड कलर में दिखाया जा रहा है ये उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज हम पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज में एक तो होता है स्क्वैमस इपिथेलियम। क्या होता है टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज में? नंबर 1 टाइप है आपका शल्की इपिथेलियम, जिसको आप स्क्वैमस इपिथेलियम कहते हैं। स्क्वैमस इपिथेलियम में क्या होता है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ थिन एंड फ्लैट सेल्स। जो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम होती है वो एक सिंगल लेयर होती है थिन और फ्लैट सेल्स की, यानी पतली और चपटी होती हैं ये सेल्स। ठीक है, ये जैसा कि इसमें एक सिंगल परत है। सिंपल स्क्वैमस का मतलब है कि इसमें चपटी और फ्लैट सेल्स की एक सिंगल पतली परत होती है। द सेल्स आर वेरी थिन विद अ डेलिकेट लाइनिंग। जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली होती हैं और उनके नीचे एक डेलिकेट सी लाइनिंग होती है। Some examples of simple squamous epithelium are the lining of the mouth. मुंह के अंदर जो आंतरिक परत होती है वो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। ओसोफेगस में भी जो परत पाई जाती है, लंग्स में की अल्वियोलाई में यानी कि फेफड़ों की कूपिकाओं में, और स्मॉल ब्लड वेसल्स में भी जो परत पाई जाती है वो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम की पाई जाती है। The skin is also composed of simple squamous epithelium. Epithelial cells in the skin are arranged in many layers to prevent wear and tear. जो ये सिंपल स्क्वैमस की ही स्किन भी बनी होती है लेकिन बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसकी, किसी भी तरीके की चोट चपेट से बचाने के लिए। दिस टाइप ऑफ मल्टी लेयर्ड इपिथेलियम इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। तो जब केवल एक ही परत की बात होगी तब वो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू कहलाएगा, और जब आपकी त्वचा में वही सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू जो है वो परत दर परत कई परतों में होगा
तो वो फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, डायग्राम, जब आप डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करिए, इसमें एक ही परत है जो आपको रेड कलर की सेल्स दिखाई पड़ रही हैं, और इसमें रेड कलर की सेल्स में बहुत सारी परतें हैं, है ना, बहुत सारी परतें हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारी परतें हैं। तो ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। ये कहाँ पाई जाती है? मनुष्य की त्वचा में पाई जाती है। और सिंपल स्क्वेमस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ के अंदर वाली लाइनिंग में, ओसोफेगस में, लंग्स की अल्वियोलाई में और स्मॉल ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज। आपने सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बारे में जान लिया। शेप के आधार पे दो और प्रकार, स्क्वेमस के बारे में जान लिया। स्क्वेमस भी दो प्रकार का होता है, एक तो सिंगल लेयर में और एक बहुत सारी लेयर्स में। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम हो रहा है, इसमें क्या है कि आकार के आधार पर ही इस टिश्यू का किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। क्यूब के आकार की कोशिकाएं क्यूबॉइडल इपिथेलियम में पाई जाती हैं। These tissues are present in the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands। यानी कि क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वृक्क की नलिकाओं में, किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में भी क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट होता है। यानी कि घनाकार इपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ? किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में, यानी वृक्क में पाई जाने वाली नलिकाओं में, और सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में। ठीक है, उसमें किस तरीके की अरेंज होती हैं? सम स्पेशल क्यूबॉइडल सेल्स फॉर्म द सरफेस ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स एंड ग्लैंड सेल्स। कुछ क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो सिक्रीटरी ग्लैंड्स और ग्लैंड सेल्स पे भी प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या है? इसमें नीचे एक डेलिकेट बेस होता है और ऊपर इस तरह की क्यूब आकार की, जो आपको किनारे से दिखाई पड़ रही क्यूब शेप की सेल्स जो हैं आपस में एक दूसरे से सटी हुई अरेंज होती हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहते हैं। घनाकार इपिथेलियम टिश्यू, इसको घनाकार इपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको 3 प्रकार के इपिथेलियल टिश्यूज बताए थे आकार के आधार पर। एक तो जो फ्लैट होते हैं आकार में, जो कोशिकाएं फ्लैट होती हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं, वो स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यूज कहलाती हैं। क्यूब के आकार की सेल्स होंगी, वो आपस में अरेंज होकर के अगर ऊतक का निर्माण करेंगी तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू कहलाएंगी। क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार इपिथेलियम ऊतक कहलाएंगी। और यदि कॉलम के आकार की सेल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो करके इपिथेलियम टिश्यू का निर्माण करती हैं, तब वो कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू कहलाएंगी। तो कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू कैसे होगी? कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ेगी। कॉलमनर इपिथेलियम कैसी होगी? कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ेगी। कॉलमनर इपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल्स। उसमें कॉलम के जैसे, खंबे के आकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी। These tissues are mainly found in the parts where absorption and secretion occurs। वो कहाँ कहाँ पे? ऐसे अंगों में पाई जाती होंगी जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता होगा। तो शरीर में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम कहाँ पर होता है? कॉलमनर इपिथेलियम, वहां पे पाया जाता है इनर लाइनिंग्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक। पेट के जो अंदरूनी दीवार होती है, अंदरूनी अस्तर में ये प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ज्यादातर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहाँ पाया जाता है? पेट के अंदर ही। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अवशोषण इंटेस्टाइन में, आंतों के अंदर होता है, और पेट के अंदर बहुत सारी अलग अलग एंजाइम्स का और एसिड्स का सिक्रीशन होता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? किस लाइनिंग में? क्यूबॉइडल कॉलमनर इपिथेलियम किस किस लाइन में पाया जाता है? जहाँ पे इनर लाइनिंग्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक। तो 3 प्रकार के इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में आपने बात करी। तो जहां पर
एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, या सिक्रीशन या स्त्राव होता है, जैसे आंतों की इंटरनल लाइनिंग जो होती है, भीतरी स्तर होता है, उसमें इस तरीके की लंबी इपिथेलियल सेल्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे स्तंभाकार इपिथेलियल टिश्यू को इस अवरोध को पार करने में हेल्प करती है। श्वास नली में भी सीलिया होते हैं। इपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उस पर बाल के जैसी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो मूवमेंट भी कर सकती हैं, और इनकी गति जो है वो म्यूकस को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करती है ना। तो इस प्रकार की इपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं, कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो 3 प्रकार, शेप के आधार पे इपिथेलियल टिश्यूज 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब एक प्रकार का होता है जिसमें वही सीलिया पाए जाते हैं, वो सीलिएटेड इपिथेलियम कहलाता है ना। सीलिएटेड इपिथेलियम कुछ इस प्रकार के होते हैं, जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम पे भी हल्के हल्के कभी कभी सीलिया पाए जाते हैं, और सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल में भी इस तरह के सीलिया यानी कि रोए के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सीलिया क्या होते हैं, ciliated epithelium consists of columnar या cuboidal cells that bear cilia on their surface। सीलिया का मतलब क्या है कि रोए के आकार की संरचना है। जैसे शरीर पर बाहर की तरफ बाल पाए जाते हैं, तो उसी तरह से अंदर की तरफ ये लेयर में पाए जाते हैं। द सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपिथेलियम, और दिस टाइप ऑफ इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपके श्वास नली में भी इसी प्रकार का इपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, आपकी श्वास नली में भी। ठीक है, तो इस डायग्राम को बच्चे बनाएंगे, सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल का और क्यूबॉइडल सीलिएटेड इपिथेलियम का डायग्राम। इन दोनों का डायग्राम बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे। है ना, इसका डायग्राम बनाते रहेंगे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि इपिथेलियल टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर 3 प्रकार के। एक तो हो गया आपका स्क्वैमस, दूसरा हो गया आपका क्यूबॉइडल, और तीसरा हो गया आपका कॉलमनर। ठीक है, अगर स्क्वैमस शेप कैसा होता है उस आधार पे आप इस इपिथेलियल टिश्यू का भी चित्र बना पाएंगे। अगर क्यूब्स का आकार कैसा होता है ये आप जानते हैं, जैसे आइस क्यूब्स का आकार होता है, जो बर्फ के टुकड़ों का आकार होता है, जैसा आप फ्रिज में जमाते हैं, तो उस पर आप क्यूबॉइडल इपिथेलियल का चित्र बना पाएंगे। और उसके बाद अगर जैसे आपका रबर का आकार होता है, इरेजर का जो लंबा लंबा होता है खंबे के आकार का, उससे आप स्तंभाकार इपिथेलियल टिश्यू को चित्र बना पाएंगे। उसके बाद कुछ क्यूबॉइडल और सीलिएटेड कॉलमनर जो इपिथेलियम होते हैं उसमें कुछ अंदर रोए की जैसी संरचना होती है, तो उसको भी आप डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे, उस पर लेवलिंग करना सीख लेंगे। जो घनाकार इपिथेलियम होती है ये वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के अंदरूनी अस्तर का निर्माण करती है ना। तो इसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम अगले सेशन में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने किसे इपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ लिया आपने, अब हमें पढ़ना है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स दैट हैव बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। अब ये कहाँ पाया जाता है, ग्लैंड्स में, ये ग्लैंड्स में पाया जाता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ठीक है, व्हेन अ पोर्शन ऑफ द इपिथेलियम टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड ग्लैंडुलर इपिथेलियम इज फॉर्म्ड। ये कुछ इस तरीके की ऐसे नीचे ऐसे मुड़ी हुई रहती है, कुछ इस तरीके की मुड़ी हुई रहती है, ग्लैंड्स में पाई जाती है अंदर। ठीक है, अब इपिथेलियल टिश्यूज के डिफरेंट फंक्शंस पूछा जाए तो क्या आप बता पाएंगे? सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज कौन कौन से हैं? Epithelial tissues are protective tissues of the animal body as they protect the underlying cells from injury, water loss, bacterial infection। त्वचा जिस प्रकार से आपके शरीर की रक्षा करती है, तो त्वचा के क्या क्या काम है उसी से आप इपिथेलियल टिश्यूज के काम के बारे में लिख सकते हैं।
बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, एपिथेलियल ऊतक के बारे में जाना, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में हम और विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे कुछ अगले सेशंस में। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।